हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें ही आप जितने भी बैंक हैं उनके बारे में पढ़ोगे। इसके बाद जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक होते हैं उनके बारे में भी पढ़ोगे, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके बारे में पढ़ोगे। सारी जानकारी आपको इसी क्लास में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वित्तीय संस्थान होते क्या है। तो वह संस्थान या कंपनियां, ठीक है, प्राइवेट है, प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट है, दोनों आपके कंपनी एक्ट 2013 में जो बना उसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें इनका प्रोसीजर है कि ऐसे आप रजिस्टर कराओगे। तो वह संस्थान या कंपनियां होती हैं जो अंतिम ऋणदाता कौन है? आम लोग। जैसा मैंने बताया था कि 80% बजट डोमेस्टिक सेक्टर जो है, घरेलू सेक्टर, वो करता है। तो 80% जो बचत है देश की वो घरेलू लोग कर रहे हैं। 15 से 16% बचत आपके निजी सेक्टर करता है, मतलब प्राइवेट कंपनीज। निजी सेक्टर वाले तो बैंक में जमा करने जाएंगे नहीं, वो तो खुद लोन पे बैठे होते हैं, तो वो तो अपना निवेश कर देते हैं जितना उनकी बचत हुई है। बाकी गवर्नमेंट 4%, तो गवर्नमेंट क्यों बैंक में जमा करेगी, ठीक है। तो जो 80% पैसा है यही आपका घूम के जाता है इन लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास भी और निजी सेक्टर। यही इनको ही बोला जाता है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता ये हो गए। ऋणी कौन हो गया? ऋणी या तो गवर्नमेंट होगी या आम लोग भी लेते हैं ऋण, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी हो गए। प्लस निजी कंपनियां ज्यादा हो, इनको ज्यादा ऋण मिलता है क्योंकि ये इसी पे ही डिपेंड होते हैं। इनके बीच मध्यस्थता, ये केवल मध्यस्थ का काम करते हैं, ध्यान रखना। बैंक क्या होते हैं, इनका अपना पैसा तो बहुत कम होता है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR होता है, ये अगर देखो तो अभी तय किया गया है कि 8 से 9%, इंडिया में 9% है। 9% बैंकों की अपनी खुद की कैपिटल होनी चाहिए। जो बैंक, जिसका बैंक है, चाहे सरकारी हो चाहे, उसके अलावा जितना पैसा है 91% तक, वो क्या होना चाहिए आपका? वो तो जनता का होता है ऋण, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आते हैं वित्तीय संस्थान में, ये देख लो। एक होता है बैंक, दूसरा होता है विकास वित्त संस्थान, और तीसरा होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। पहला बैंक देख लेते हैं, बैंक किसे बोलते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। बैंक क्या होता है? वह वित्तीय संस्थान होते हैं जो 3 कार्य करते हैं, ध्यान रखना। जनता से जमा स्वीकार करते हैं, मांग आहरण, आहरण मतलब निकालना, निकासी, जब जनता मांगेगी देना पड़ेगा, उसकी सुविधा देते हैं, और ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जनता से जमा, तो जो आपके नाबार्ड वगैरह हैं वो बैंक क्यों नहीं होते, वही मैंने बताया। नाबार्ड कभी भी जनता से जमा स्वीकार नहीं करते। इनको सरकार पैसा देती है, और ये क्या किसको देते हैं? अन्य बैंकों को ही देते हैं मैक्सिमम, या बड़ी कंपनियों को दे देंगे जो रूरल सेक्टर में इस समय ये काम। और ऋण देते हैं, ठीक है। तो ऋण, ऋण देना, मांग निकासी की सुविधा, और जनता से जमा स्वीकार। एक टर्म और आता है अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखो, RBI का एक अधिनियम है 1934 वाला, इसमें एक सेकंड अनुसूची है। तो जिनका भी, जिन बैंकों का वर्णन इस अनुसूची में होता है वो अनुसूचित बैंक। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित बैंक में कौन कौन आते हैं? वाणिज्यिक बैंक भी आते हैं, सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं, ये भी आते हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। इन सबका फाइनली, इन सबका पर्यवेक्षण प्लस नियंत्रण RBI ही करता है फाइनली, ये ध्यान रखना। हालांकि सहकारी जो बैंक है वो गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में आते हैं, उन्हीं के रूल के तहत स्थापित होते हैं, लेकिन फाइनल इनका भी पर्यवेक्षण कौन? RBI करता है, क्योंकि देश की मनी, बैंकिंग, वित्त से रिलेटेड चीज है ना। और वित्त किसका है? केंद्र सरकार का मामला होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक को भी फाइनली रेगुलेशन RBI के होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर तो RRB, नाबार्ड भी होता है, और इसके ऊपर फिर RBI। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं वाणिज्यिक बैंक में और सहकारी बैंक में क्या अंतर है। यह कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत होते हैं, और ये राज्य सरकारों के जो कानून होते हैं उनके तहत पंजीकृत। इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना ही होता है वाणिज्यिक बैंकों का। इनका उद्देश्य लाभ के साथ साथ वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी लोगों को की भागीदारी हो। भागीदारी कैसे हो? कि सभी लोगों को संस्थागत लोन मिले,
वो पैसा बैंकों में भी रख पाएँ, मतलब संस्थागत तरीके से बैंकिंग सुविधाओं को मिल पाए। इनका प्रबंधन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें। शेयर होल्डर्स इनको डिसाइड करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। इनका प्रबंधन क्या है? इनमें चुनाव होता है, वो चेयरमैन बनाते हैं, ठीक है। और इसके सदस्य कौन होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं? जो जमा करते हैं पैसा। जमाकर्ता और खाता धारक इसके सदस्य होते हैं, वो चुनते हैं। मेनली तो पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वही अपने हिसाब से इनके अध्यक्ष वगैरह डिसाइड, जिसकी सरकार है, गवर्नमेंट है, वही इनको डिसाइड करता है। रेगुलेटर इसका आरबीआई होता है। इसके रेगुलेटर कौन कौन होते हैं? राज्य सरकार भी होती है, नाबार्ड भी होती है, आरबीआई। तीन स्तर होते हैं इसके। इसका तो स्तर सिंपल है, एक ही स्तर होगा, बाकी ब्रांचें होती हैं। लेकिन ये ग्रामीण स्तर पे भी होता है, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये राज्य सहकारी बैंक पूरे राज्य भर का, ठीक है। ये अंतर बता दिया। एक और आता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को सामान्यतः रियायती ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं। तो इनका मेन फोकस जो बोला, रीजनल रूरल बैंक, रूरल में कृषि भी आती है और ग्रामीण क्षेत्र, इनको रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। यह आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत पंजीकृत होते हैं। आरआरबी अधिनियम बाद में आया, पहला आरआरबी स्थापित 1975 में हो गया था, अधिनियम ये बाद में लेके आए, ठीक है। तो फर्स्ट आरआरबी बैंक 1975 में बना था, जिसको नाम था प्रथमा बैंक, और 1976 का जो अधिनियम है उसके तहत बाद में जितने भी हो वो पंजीकृत होते हैं। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 3 लोग इसकी स्थापना में पूंजी लगाते हैं, पैसा जो लगाते हैं। केंद्र सरकार 50% पैसा देता है, राज्य सरकार 15% पूंजी लगाती है, और एक जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसपी, सरकारी बैंक है जो, उसका 35% पैसा वो लगाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रायोजिक बैंक होता है, इसको बोलते हैं। इस प्रकार से इस बैंक की स्थापना होती है। पहले क्या होता था कि 3 जिलों तक ही इसकी एक बैंक की शाखाएं विस्तृत रहती थी, अब ये सीमाएं हटा दी, ठीक है। कृषि ऋण, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि ऋण का कितना प्रतिशत कौन से बैंक, तो लोग क्या सहकारी बैंक या तो कोऑपरेटिव बैंक लगा के आ जाते हैं, या आरआरबी, उनको लगता है आरआरबी जितने ज़्यादा केवल कृषि को देते हैं तो ये ज़्यादा। बट आपको पता होना चाहिए टोटल एनडीटीएल इनका जितना होता है ना, वाणिज्यिक बैंकों का एनडीटीएल, कि अगर अपने एनडीटीएल का ये 10% दें तो ये 65% पहुंच जाता है। वैसे इनको टोटल एनडीटीएल का 18% देना पड़ता है, ठीक है। और इनका टोटल एनडीटीएल का ये 75% भी दें तब भी ये 25 तक पहुंच रहे हैं, और ये 10 तक, ये है। तो इनकी पास पूंजी बहुत ज़्यादा होती है वाणिज्यिक बैंकों, और ये उसका 18% के अंदर में ही टोटल लोन का जो किसी को दिया जाता है 65% हिस्सा इनका है, वाणिज्यिक बैंकों का। ये 2018 का डेटा है, आज भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, 1-2% ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको वाणिज्यिक बैंक ही लगा के आना है। फिर सहकारी बैंक है, फिर आरआरबी। 2 टाइप के और बैंक होते हैं, ये पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है? ये केवल मांग जमा स्वीकार करता है। मांग जमा में आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट, ठीक है। भुगतान तथा स्थानांतरण, जब आप मांगोगे तो आपको भुगतान करेंगे, और इधर से उधर पैसा आप ट्रांसफर करना चाहो तो भी मिलेगा। डेबिट कार्ड आप रख सकते हो, बिल्कुल मिलता है, जो आप पैसा जमा करोगे उसका कार्ड मिल जाएगा, लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देते, यही अंतर है केवल। जैसे पेटीएम था, अब ये फुल टाइम बैंक बन गया, पेटीएम बन गया, एयरटेल बन गया, ठीक है। तो पहले जब ये पेमेंट बैंक था तब ये क्या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता था, अब तो बैंक बन गए हैं तो दे देते हैं, लोन भी नहीं दे सकते थे तो। और कुल जमा का, इनके पास जो टोटल एनडीटीएल है, कुल जमा है, उसका 75% ये सरकारी प्रतिभूतियों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड में रखते हैं। सिंपल सा है, जो पैसा इनके पास जाएगा इनको गवर्नमेंट इनसे ले लेती है लोन पे, इनको भी गवर्नमेंट देती है लेकिन हल्का फुल्का ब्याज दर। शेष 25% अन्य बैंकों में, मतलब ये अपने पास कुछ भी पैसा नहीं रखेंगे, जो बचा हुआ 25% भी है तो इनको अन्य बैंकों में जमा करना, ठीक है। लेकिन जो लघु वित्त बैंक होते हैं ये क्या होते हैं? लघु बैंक होते हैं, ये क्या होते हैं? अन्य बैंकों से पहले उधार लेते हैं, फिर क्या करते हैं? जनता को देते हैं, तो इनकी ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा होती है। सभी प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं, लोन भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, और इनका कोर्स जो होता है ना, 75% इनको प्राथमिकता क्षेत्र को देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक।
बाकी जो वाणिज्यिक बैंक है वो 40% तक देते हैं, ये 75%, ये अंतर है। अब भारत में बैंकों की हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बैंक का जिक्र होता है, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो बना था 1720 में। लेकिन ध्यान रखना, अगर भारत का पहला बैंक पूछा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम ही मैक्सिमम जगह आता है, तो आपको भी यही लिखना है कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना। प्रथम भारतीय बैंक, एक भारतीय के द्वारा जो पैसा लगाया गया और बैंक खोला गया हो, तो वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। ध्यान रखो, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, ठीक। प्रथम भारतीय बैंक अगर बोलो तो अवध कॉमर्शियल बैंक है, और जो भारतीय द्वारा है, और भारत में प्रथम बैंक बोलो तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये पहले था, जिक्र है, बट एग्जाम्स में ये सही मान रहे हैं तो यहाँ से आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेना, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। फिर पीएनबी, पीएनबी की स्थापना आपको पता है कौन थे? लाला लाजपत राय। इनका बहुत बड़ा योगदान था पीएनबी की स्थापना कराना। तो 1896, कहीं कहीं 1894 का भी जिक्र है, कहीं कहीं 1896, दोनों डेट्स मैंने लिख दी है। तो इसकी स्थापना इस टाइम हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला बैंक कौन सा खोला, ठीक है। तो 1806 में इन्होंने, पहले इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ मद्रास रखा था, ध्यान रखो, बैंक ऑफ मद्रास रखा था इन्होंने। बाद में 1809 में इसका बैंक ऑफ बंगाल कर दिया था, और फाइनली ये बैंक ऑफ कलकत्ता में सेट है, ठीक है। तो 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला बैंक खोला था। कहीं कहीं बैंक ऑफ बंगाल आ जाएगा, कहीं कहीं बैंक ऑफ कलकत्ता आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी ने किया। उस टाइम पे प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा थे, लोगों को क्या है, खाते नहीं खुलते थे। खाते तो आज, जब तक जनधन खाते नहीं हुए तब तक नहीं खुल रहे थे बैंकों में, ठीक है। तो 1969 में 14 बड़े बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या अधिक थी, ठीक है, इनको क्या कर लिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद 1980 में 6 बड़े बैंक जिनकी जमा राशि 200 करोड़ या अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो टोटल कितना हुआ? 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 2 फेज में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। बैंकों के मर्जर के बाद 2023 में, इस टाइम अगर पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने बचे हैं टोटल, तो 12 हैं। टॉप 3 कौन है? पहले नंबर पे एसबीआई है, दूसरे नंबर पे पीएनबी। पीएनबी की एक बार हालत बहुत खस्ता हाल हो गई थी, अब पीएनबी में 2-3 बैंकों का विलय कर दिया इन्होंने, तो पीएनबी सेकंड नंबर का बड़ा बैंक है। फिर थर्ड नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी 2 बैंकों का विलय हुआ था। यहाँ पे बैंकों की चीजें फैक्चुअल सारे सिस्टम आपके खत्म हुए। अगला आ जाते हैं विकास वित्त संस्था। ये क्या होते हैं? डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विशेष प्रकार के वित्तीय संस्थान जो क्षेत्र विशेष को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। जनता से जमा स्वीकार नहीं करते हैं, ध्यान रखना, जनता से नहीं लेते, सरकार से पैसा मिलता है। मध्य तथा दीर्घकालिक, मतलब 5 साल का, 10 साल, 15 साल, ये इतने ईयर्स का ये लोन देते हैं। इंफ्रा पे ज़्यादा वर्क होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। रीफाइनेंसिंग क्या होता है? रीफाइनेंसिंग होता है जब बैंक, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड जनता को डायरेक्ट लोन ना देके पुनर्वित्तीयन करता है। रीफाइनेंसिंग मतलब पुनर्वित्तीयन। नाबार्ड क्या करेगा? किसी आरआरबी को लोन दे देगा, फिर आरआरबी जनता को, ये हो गया पुनर्वित्तीयन, किसी बैंक के थ्रू लोन। अब इनकी स्थापना देख लेते हैं, इंडिया में कौन कौन से डीएफआई खुले हैं, कब खुले हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल या फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, पहला खुला था, 1948 में स्थापित हुआ था। उद्योगों को ऋण देने के लिए इसकी स्थापना हुई। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई की बात हो रही है। स्थापना 1955 में भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा, दोनों ने मिलकर की थी। निजी क्षेत्र में स्थापना हुई थी इसकी, आईसीआईसीआई की, आज भी निजी क्षेत्र का वन ऑफ द टॉप बैंक है। 1994 में इसने अपना बैंक खोला, मतलब इसका पहले क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल बैंक था ये। अब यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक खोलेगा, और बाद में सोचो पेरेंट कंपनी कौन सी है आपकी, जो कि पूर्ण बैंक नहीं है, इंडस्ट्रियल बैंक है। और बाद में 2002 में इसमें ही उल्टा मर्जर हो जाएगा इसका, आईसीआईसीआई बैंक में मर्जर हो जाएगा, ठीक है, ये स्टोरी है।
फिर IDBI बैंक सुना होगा लोगों ने नाम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में। इसकी भी स्थापना किस लिए हुई थी? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लोन देने के लिए। 2003 में इसने भी अपना वाणिज्यिक बैंक खोला और बाद में इसका इसी का ही परिवर्तन हो गया, पूरा परिवर्तन। चौथा है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबने नाम सुना होगा, सिडबी का नाम, ठीक है। इसकी स्थापना 1990 में IDBI, जो IDBI बैंक है उसके द्वारा हुई, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसको स्वायत्तता दे दी गई और IDBI के जो शेयर थे वो उनके 50% से कम हो गए, दैट मीन्स मालिकाना हक इनका चला गया, ठीक है। फिर अगला आते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, मुद्रा बैंक, अभी हाल में ही खुला है, मोदी जी ने खोला था 2015 में। इसकी स्थापना किसने? सिडबी द्वारा की थी, ठीक है। सिडबी ने इसकी स्थापना की, और सिडबी की स्थापना किसने की थी? IDBI ने। और इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण लोन जो है आपका 5 लाख से 10 लाख। ये भी जो छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज क्या होती है, बहुत छोटे, अचार पापड़ का आपने बिजनेस डाल दिया और भी छोटा, तो उतने लोन दे दिए वो आप, जिससे कुटीर उद्योग लगा सको। नाबार्ड का नाम सुना होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर बार पूछा जाता है। नाम क्या है इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। स्थापना कब हुई? जुलाई 1982 में, शिवरमन समिति, तो ये पूछा जाता है किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ तो, और कब हुआ। फिर अगला बैंक है एग्जिम बैंक, इसकी भी 1982 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1982 को ही बजट में इसकी वित्त मंत्री ने घोषणा की थी इस बैंक की। इसका मेन काम है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए लोन प्रदान करना। जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है तो वहाँ पे भी पैसा लगता है, लोन लगता है कि जिसको भी कराना। दूसरा चीज़ गारंटी भी लगती है, तो ये बैंक देता है। विदेशी व्यापार वित्त संबंधी शीर्ष संस्थान है। फिर होते हैं कुछ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल कंपनीज, NBFI भी बोलते हैं। मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा। तो इनके बारे में क्या है? जनता से मांग जमा नहीं ले सकते। मांग जमा मतलब सेविंग अकाउंट और करंट, ये नहीं खुलते हैं, लंबे टाइम के लिए जनता से ये जमा लेते हैं और फिर ये बड़ी बड़ी जो योजना है उनको ये लोन देते हैं। रेगुलेटर इनका भी RBI है। ध्यान रखो जितने भी बैंक हैं, बैंकों का रेगुलेटर RBI होता है। बीमा है उसका IRDA होता है। और जो आपका शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स, इसका सेबी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है BPO का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको BPO के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी PDF आपको सिंगल PDF में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल PDF आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज MCQs टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारे जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया? MCQs फॉर्मेट में, प्लस और भी MCQs आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज MCQs टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150, तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया? पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज MCQ से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और PDF मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का।
इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।